18 मार्च 1990 यूएसए के बॉस्टन शहर में उस रात काफी ज्यादा अंधेरा था और खामोशी थी। म्यूजियम के पास एक सेंट पैट्रिक की पार्टी चल रही थी, जहां कुछ लोग ड्रंक होकर वहां से वापस निकल रहे थे और वहीं पास में दो पुलिस वाले म्यूजियम के पास अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। इसी दौरान म्यूजियम के अंदर दो गार्ड मौजूद थे, रिक अबात और रैंडी हैंडस्टैंड। इनमें से रिक अबात, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसको नाइट शिफ्ट में रखा गया था, और रैंडी हैंडस्टैंड पहली बार अपनी जिंदगी में नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। अब म्यूजियम सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से एक गार्ड तो पेट्रोलिंग करेगा म्यूजियम के अंदर और दूसरा गार्ड एंट्रेंस की सिक्योरिटी डेस्क पर बैठेगा। अब सीनियर होने की वजह से रिक अपनी फ्लैशलाइट उठाता है और पेट्रोलिंग पर निकल पड़ता है। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, हर चीज अपनी जगह पर ही थी। रिक कामली एक हॉल से दूसरे हॉल तक जा रहा था और अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा था। फाइनली रिक अपनी लास्ट गैलरी कवर करते हुए अपनी डेस्क की तरफ लौट रहा था। और तभी अचानक से एक फायर अलार्म बजने की आवाज आती है। वो तभी जल्दी से दौड़ता है जिस तरफ से उसे आवाज आ रही थी, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता, ना कोई धुआं ना कोई आग। वो अपने आप में काफी ज्यादा कंफ्यूज था और अपने आप को संभालते हुए वो सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि कंट्रोल पैनल स्मोक इंडिकेट कर रहा था, वो भी अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस पे। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और कुछ भी ना मिलने की वजह से उसे लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी और इसलिए फिर वो दोबारा से अपनी पेट्रोलिंग चालू कर देता है। लेकिन अपना लास्ट राउंड पूरा करने से पहले रिक एक अजीब हरकत करता है जो वो यूजुअली नहीं करता था। वो म्यूजियम के साइड एंट्रेंस पर रुकता है और थोड़ी देर के लिए एक डोर ओपन करता है और फिर देख के वापस उस डोर को बंद कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल और रियल वीडियोस पसंद है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक रात के 1 बजे के आसपास फ्रंट सिक्योरिटी डेस्क पर वापस आ जाता है। अब इस बार हैंडस्टैंड की टर्न थी, वो पेट्रोल पर चला जाता है। अब रात के 1:20 हो रहे थे और वो दो पुलिस ऑफिसर जो म्यूजियम के बाहर बैठे हुए थे अपनी गाड़ी में, वो म्यूजियम की साइड एंट्रेंस पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं और फिर म्यूजियम के साइड डोर तक चल कर आते हैं। ये वही साइड डोर था जो थोड़ी देर पहले रिक ने मिस्टीरियसली ओपन किया था और फिर देख के बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले बजर बजाते हैं पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर से बजर बजाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको एक आवाज सुनाई देती है। फिर रिक उन्हें क्लोज सर्किट टीवी पे देखता है और नोटिस करता है कि उन दोनों ने पुलिस की यूनिफॉर्म्स पहनी है और इसलिए रात के 1:30 बजे रिक उन दोनों पुलिस वालों को अंदर आने देता है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स रिक की डेस्क पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि म्यूजियम में और कौन है। तभी रिक अपने पार्टनर से वॉकी टॉकी पे बात करता है और उसे सिक्योरिटी डेस्क पर आने को बोलता है। फिर पहला पुलिस ऑफिसर रिक से बोलता है कि तुम्हारा चेहरा काफी फेमिलियर है और फिर वो कहता है कि उनके पास उसी को अरेस्ट करने का एक वारंट है। रिक उनसे काफी कामली और कोऑपरेटिवली बात करता है कि आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये कह के अपनी डेस्क से थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता है। तभी बिना किसी हेजिटेशन के उनमें से एक ऑफिसर रिक को पकड़ता है और दीवार की तरफ ढकेलता है और ढकेलने के बाद उसको हथकड़ी लगा देता है। तभी हेडस्टैंड रूम में आता है और दूसरा ऑफिसर उसे भी पकड़कर वैसे ही करता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। इस म्यूजियम के दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड्स को अब अरेस्ट कर लिया गया था और दोनों ऑफिसर्स उनको बेसमेंट में ले जाके एक पाइप से बांध देते हैं। ये करने के बाद एक ऑफिसर उनके पास जाता है और बहुत ही आराम से उनके कान में बोलता है, जेंटलमैन, दिस इज रॉबरी। वो दोनों रॉबर्स दरवाजा बंद करते हैं और म्यूजियम के अंदर वापस चले जाते हैं। ये दोनों रॉबर्स बिना किसी रुकावट के पूरे म्यूजियम में इधर उधर घूम रहे होते हैं। उनकी सारी मूवमेंट मॉनिटर हो रही थी, लेकिन उनको पता था कि उन्हें क्या करना है। ये दोनों रॉबर्स अपनी चोरी डच रूम से शुरू करते हैं और पेंटिंग के सारे फ्रेम्स ये तोड़ते जा रहे थे और जो पेंटिंग्स इनको चाहिए थी वो अपने बैग में रख रहे थे। लेकिन वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जैसे वो इन पेंटिंग के करीब जाते थे, एक स्मॉल सर्विलेंस डिवाइस बीप करता है। ये दोनों लोग तभी जल्दी से सारे डिवाइसेस को पेंटिंग से निकालते हैं और वहां पर जमीन पे फेंक देते हैं। अब रात के 2 बजे ये दोनों के दोनों चोर शॉर्ट गैलरी जो कि सेकंड फ्लोर पे थी वहां पर जाते हैं। इन दोनों को ये बात पता थी कि सारे मास्टरपीसेस सेकंड फ्लोर पर रखे गए हैं। वहां पहुंचने के बाद वो उन्हीं पेंटिंग्स पर फोकस कर रहे थे जो उनको चाहिए थी, जैसे कि डेगर्स,
CEO of Galilee, A Lady and a Gentleman in Black, The Concert, चेक टॉटोनी। टोटल 13 वैल्यूएबल पीसेस थे जो कि मास्टरपीस थे और वो लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाई थे इस चोरी से और फाइनली वो उन सारे मास्टरपीस को चुरा के अपने बैग में रख लेते हैं। अब वो लोग वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन पहले गार्ड्स को चेक करते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो भाग तो नहीं गए। उनको चेक करने के बाद वो पेंटिंग्स को अपने हाथ में और बैग्स में लेकर उस सिक्योरिटी डेस्क पर रुक जाते हैं। उनको पता था कि उनको कोई भी सबूत नहीं छोड़ना। वो उन वीडियो टेप्स को भी ले जाते हैं जो एंट्रेंस की रिकॉर्डिंग कर रही थी। रात के 2:40 बज चुके थे। ये दोनों रॉबर्स उन आर्टवर्क्स को, उन पेंटिंग्स को म्यूजियम से अपनी गाड़ी तक 2 बारी में ले जाते हैं और फिर रात के अंधेरे में बहुत तेजी से गायब हो जाते हैं। ये रॉबरी पूरे 81 मिनट तक चलती है। टाइम गुजर जाता है, फिर घंटे गुजरते हैं। अगले दिन नए शिफ्ट के गार्ड म्यूजियम आते हैं। वो बजर पे कॉल करते हैं। आज उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, पर वो फिर से ट्राई करते हैं। फिर से उनको कोई जवाब नहीं मिलता। वो कई बार ट्राई करते हैं। उनको लगता है कि अब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अंदर से बजर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वो तुरंत म्यूजियम के सिक्योरिटी डायरेक्टर को कॉल करते हैं, जो तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। फिर पुलिस आकर बिल्डिंग का पूरा इंस्पेक्शन करती है ऊपर से नीचे तक। आखिरकार वो गार्ड्स उन्हें बेसमेंट में मिलते हैं बंधे हुए। ये केस इतना ज्यादा बड़ा था कि FBI तुरंत इस केस को अपने कंट्रोल में ले लेती है। FBI की इन्वेस्टिगेशन टीम को ये तो पता लग चुका था कि अब तक सारे मास्टरपीस स्टेट लाइन को क्रॉस कर गए होंगे। वो दोबारा से म्यूजियम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्हें कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिलता, ना कोई एविडेंस और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स। FBI की इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो एक खुद की लिस्ट बनाते हैं विटनेस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। और वो नाम थे रिक एबॉट, म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड; वाइटी बुल्गर, बॉस्टन का पावरफुल क्रिमिनल; ब्रेन मैकडेविट, जो कि एक कॉनमैन था और काफी हाइस्ट में इन्वॉल्व रह चुका था। इनके अलावा और भी लोग थे जो बॉस्टन माफिया से जुड़े हुए थे, लेकिन केस का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। पर फिर भी ये केस बंद नहीं होता। 1994 में म्यूजियम के डायरेक्टर हॉली को एक अजीब सा लेटर मिलता है। वो एनवेलप को खोलती हैं और धीरे धीरे पढ़ने लगती हैं। उस लेटर में एक नोट होता है जहाँ पर एक गुमनाम बंदा नेगोशिएट करने के लिए बोलता है। तो बेसिकली वो सारे आर्टवर्क को, सारे मास्टरपीस को वापस करना चाहता है पैसे के बदले। वो इस पूरे नोट में यही एक्सप्लेन करता है कि वो इस पूरे आर्टवर्क को, इस पूरे मास्टरपीस को वापस कर देगा और अगर म्यूजियम नेगोशिएट करना चाहता है तो वो मुझे पूरे के पूरे $2.6 मिलियन वापस दे दें। उस गुमनाम आदमी की मांग थी पूरे $2.6 मिलियन, जो अपने आप में एक काफी बड़ी रकम थी, लेकिन उन पेंटिंग के सामने वो रकम काफी ज्यादा छोटी थी। उस नोट के एंड में लिखा था, अगर आप लोग नेगोशिएट करना चाहते हो तो संडे एडिशन ऑफ बोस्टन ग्लोब में एक कोड प्रिंट करवा देना। अब होली, जिसको ये लेटर मिला था, उसको लगा ये एक स्ट्रॉन्ग लीड हो सकती है। वो तभी के तभी FBI को कांटेक्ट करती है और FBI दोबारा से इस केस को सॉल्व करने के लिए लग जाती है। ये लोग 1 मई 1994 को उस कोडेड मैसेज को प्रिंट करवाते हैं। थोड़े दिन बाद होली को दूसरा लेटर रिसीव होता है उसी सेम सोर्स से। उसमें लिखा हुआ था कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए नेगोशिएट करने के लिए। फिर उसके बाद 1 हफ्ता बीत गया, फिर 1 महीना और फिर 1 साल, पर हॉली को दोबारा से कोई लेटर ही नहीं मिला। साल भर बाद केस ठंडा पड़ गया। ना कोई अपडेट्स, ना कोई लीड्स और ना ही कोई एविडेंस। लेकिन दोस्तों 2022 में दोबारा से अथॉरिटीज को एक क्लू मिलता है। जिमी मार्क्स, जो कि माना जाना एक क्रिमिनल था, उसके ऊपर अथॉरिटीज को शक हो रहा था। जिमी मार्क ने बैंक रॉबरी की थी और इसी चक्कर में वो 1960s में जेल गया था। इसके साथ वो एक ड्रग डीलर भी था और बॉस्टन के एलीट क्रिमिनल के साथ उसका अच्छा खासा कनेक्शन था। मैं आपको बता दूं, म्यूजियम रॉबरी के 11 महीने बाद रात में मार्क को किसी आदमी ने गोली मार दी, ठीक उसी के घर के दरवाजे के सामने, उसी के अपार्टमेंट में, ताकि मार्क अंधेरे में कुछ भी देख ना पाए। मार्क को 2 गोलियां लगी थी, वो भी सर के पीछे। अब FBI को ये तो पता था कि मार्क्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो था उन पेंटिंग्स के साथ, लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला। और फिर से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के साथ, लेटर्स के साथ, बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट के साथ ये केस सॉल्व ही नहीं हो पाया। ना ही कोई अरेस्ट हुआ, ना ही वो मास्टरपीस वापस आए और ना ही उनके बारे में कुछ पता चला।
1990 में जब FBI ने उस रॉबरी की वैल्यू को एस्टिमेट किया था तो वो पूरे $200 मिलियन थे, और आज की डेट में उनकी वैल्यू $600 मिलियन बहुत ही आराम से होती है। ये रॉबरी अभी तक की हाईएस्ट पेंटिंग म्यूजियम रॉबरी है, जिसको आपने कई बार टेलीविजन पे भी देखा होगा। तो दोस्तों, हम सब लोग आज की डेट में 2025 में आ चुके हैं, लेकिन ये केस अभी भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है, और ये म्यूजियम आज भी $10 मिलियन देने को तैयार है उस बंदे को जो इन पेंटिंग्स को रिकवर करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी वालों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।